देखो एफडीआई पहले आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है तुम्हारा, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। और इसके बाद इंटरनेशनल लिक्विडिटी। इंटरनेशनल लिक्विडिटी की अगर बात करें ना, तो अब इंटरनेशनल लिक्विडिटी वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट। टॉपिक 2 करने का एनसेम ही है अब तो, खाली लास्ट एग्जाम है अब तो। फिर उसके बाद स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी पेपर गोल्ड जिसको बोला जाता है, फोर्थ टॉपिक वो करेंगे। तुम इसमें से 4 में से कोई भी 2 टॉपिक करो तो चले। पहला दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना हो सके तो दूसरा चौथा करने का, तीसरा तो कोई भी हालत में नहीं करना। बंद कर, साइलेंट कर उसको। तो अब सबसे पहले अपने शुरुआत करें, एफडीआई किसको बोलते हैं। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 2 तरह के इन्वेस्टमेंट है, एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और दूसरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सब्जेक्ट शुरू करने से पहले इन दोनों का डिफरेंस समझा दूं। पोर्टफोलियो का मतलब क्या, मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदता हूँ इंडिया में। मैं अगर फॉरेनर की तरह से इंडिया में किसी कंपनी के शेयर खरीदता हूँ तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। इसमें क्या आगे कंट्री को फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि जब प्राइस कम होती है तब बाहर के लोग इंडिया में शेयर्स खरीदते हैं, लेकिन प्राइस बढ़ जाती है तो अपना प्रॉफिट निकाल के चले जाते हैं। तो इसमें नुकसान किस लिए हो रहा है, क्योंकि जब प्राइस कम होती है तब खरीदने वाले मिल जाएंगे, लेकिन जब बढ़ जाती है तो उल्टा ज्यादा पैसा लेके वो चले जाते हैं। जबकि जब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर सीधा सीधा अपने को फायदा ये होता है कि वो लोग इंडिया में कोई कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी प्लांट एंड मशीनरी में, बिल्डिंग में, जमीन में, इन सब के अंदर। तो अगर वो यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल के भी जाएंगे तो दूसरे किसी को बेच के जाएंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने शुरुआत में किया वो तो वैसे का वैसा रहेगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, बड़ौदा में फोर्ड मोटर थी, जनरल मोटर्स, बराबर, बंद हो गई कंपनी, लेकिन उसने वो कंपनी किसको बेच दी, एमजी हेक्टर, एमजी यानी मोरिस गैरेज को, जो हेक्टर गाड़ी बनाती है। तो सेम कंपनी का बेनिफिट क्या मिला अपने को कि ना एम्प्लॉयमेंट गया, ना वो जमीन किसी को बेच दी गई, जमीन तो वही की वही रही। अगर बेचेंगे भी तो किसको बेचेंगे, अंदर अंदर बेचेंगे ना किसी को भी, बाहर के इंसान को या तो इंडिया को, पर मतलब इन्वेस्टमेंट तो सेम रहेगा ना। तो इन्वेस्टमेंट जब किया जाता है ना, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो वो फायदे वाला है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए पोर्टफोलियो में, तो नुकसान वाला। तो अब पहले तो एफडीआई क्या है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहला पेज, पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। आईएफ में 2 तरह के फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। पहला फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और जो दूसरा है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें से एफडीआई इज मोर इम्पोर्टेंट। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि इन्वेस्टमेंट दैट इज मेड टू अक्वायर, अंडरलाइन करो, अ लास्टिंग इंटरेस्ट यानी लॉन्ग लास्टिंग, ज्यादा टाइम तक चलने वाला, इन एन एंटरप्राइज ऑपरेटिंग इन इकोनॉमी अदर देन दैट ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्ट करने वाले के अलावा बाहर के लोग अगर इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो वो हो गया तुम्हारे लिए एफडीआई। इन अदर वर्ड्स एफडीआई इन्वॉल्व्स द इन्वेस्टमेंट एज वेल एज सम डिग्री ऑफ कंट्रोल। कितना कंट्रोल रहेगा, कम से कम 10 to 25% कंट्रोल रहेगा। एंड पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, और साथ में मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन भी मिलेगा। इन एफडीआई देयर इज एन इंजेक्शन ऑफ फॉरेन मनी। इंजेक्शन यानी फॉरेन मनी मिलते हैं, बाहर से आते हैं, टेक्नोलॉजी आती है,
एंटरप्रेन्योरशिप मतलब अगर हम बात करें तो कोई ऐसे काबिल लोग जो बिजनेस अच्छा कर सकते हैं वैसा भी हमको इंडिया में मिलेंगे। वाइटल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स जो इंडिया में अवेलेबल ना हो और एक्सपर्टीज मिलेगा। प्राइमरी एम यानी इसका बेसिक एम ये है, मकसद ये है कि इन्वेस्टर्स इफेक्टिव वॉइस इन द मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। जो इन्वेस्ट करने वाला है ना वो अच्छा खासा इसके अंदर अपना कंट्रोल रख पाएगा। तो ये एफडीआई ने ज्यादातर किसमें होता है, एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी में होता है और ये हमेशा प्रॉफिट से मोटिवेटेड होता है। यानी इसमें किसकी सबसे ज्यादा अहमियत है, तो इंपॉर्टेंस किसकी है यहाँ पे सबसे ज्यादा, प्रॉफिट की। अब यहाँ पे सेल एक्सपेंस एक्सपांशन सॉरी, इसका मतलब ये होता है कि व्हेन अ बिग कंपनी ऑफ द फॉरेन कंट्री उसको लगता है कि उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपना सेल्स बढ़ाना है तो वो एमएनसी स्टार्ट करेगी और उसके बाद में वो ग्लोबल कंपटीशन बन जाएगी, कॉर्पोरेशन बन जाएगी। बोथ एमएनसीज एंड एफडीआई एम टू सिक्योर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स एंड एक्सपांशन ऑफ द सेल्स ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट इन मेनी कंट्रीज। पहला टारगेट है ये कि अपने सेल्स को एक्सपांड करना चाहते हैं, एक कंट्री से ज्यादा कंट्री के अंदर सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं। फिर रिसोर्स एक्विजिशन थ्रू एफडीआई a company can acquire the natural resources यानी extraction plants as well as human resources, for example employment in MNC यानी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक क्या करेगी, हायर करेगी। फिर डाइवर्सिफिकेशन आता है, तो डाइवर्सिफिकेशन में कंपनी कैन मेक जोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक प्रोडक्ट अगर बनाती थी ना एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना शुरू करे तो वो डाइवर्सिफिकेशन हुआ। ये ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट को एक जगह नहीं अलग अलग जगह पे बेचे तो ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन हुआ। लेकिन प्रोडक्ट अगर ज्यादा अलग अलग तरह की बेचना शुरू करे तो वो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हुआ। इसको वर्टिकल फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। फिर कॉम्पिटिटिव रिस्क मैक्सिमाइजेशन, व्हेन अ फॉरेन कंपनी मेक्स अ जॉइंट वेंचर विद द लोकल कंपनी, फॉरेन कंपनी कैन गेट द बेनिफिट ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ लोकल कंज्यूमर्स। बाहर की कंपनी इंडिया में अगर आएगी, इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करेगी तो लोग उस कंपनी को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, जैसे मारुति सुजुकी में हुआ। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉरेन इन्वेस्टमेंट और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या कि फॉरेन कंट्री सेम प्रोडक्ट इंडिया में प्रोवाइड करना शुरू करे। फर्स्ट लाइन HFI implies that FDI is undertaken in the same industry by the firm as it operates in it at home। यानी जैसे वहां पे ऑपरेट करती है ना वैसे ही यहाँ ऑपरेट करेगी। जो प्रोडक्ट वहां दे रही है वो यहाँ पे प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करेगी। जैसे जैसे कि इलेक्ट्रोलक्स, वो स्वीडिश फर्म है। इलेक्ट्रोलक्स का काम क्या है, वॉशिंग मशीन के अंदर सबसे बड़ा नाम था ये इन एशिया एंड ईस्टर्न यूरोप फॉर प्रोड्यूसिंग सिमिलर हाउस होल्ड अप्लायंसेस लाइक वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और डिश वॉशर। HFI शोज जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, इसका मतलब सेम प्रोडक्ट लाइन सेम प्रोडक्ट को अलग अलग जगह पे बेचा जाए। और इंट्रा एंटरप्राइज प्रोडक्ट ट्रांसफर, इंट्रा एंटरप्राइज प्रोडक्ट ट्रांसफर यानी मेरी प्रोडक्ट इंडिया के अंदर किसी कंपनी को बेचने के लिए ट्रांसफर किया जाए सर, इसमें मार्केटिंग का इंटीग्रेशन होता है। अब वर्टिकल फॉरेन इन्वेस्टमेंट VFI, it is meant for integration process in the production। it may be backward vertical integration and forward vertical integration, दो तरह की इंटीग्रेशन है। बैकवर्ड का मतलब क्या, जिस चीज को तुम मैन्युफैक्चर करते हो ना उसके रॉ मटेरियल वाले के साथ तुम इंटीग्रेशन करो, राइट। जैसे कार बनाने वाली कंपनी कोई ऐसी कंपनी के साथ में कोलाबरेट करे कि जो कंपनी स्टील बनाती है तो वैसा करे अगर, तो इसमें आता है बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। जैसे इंडियन ऑयल रिफाइनरी makes an investment in the extraction plants of oil rich countries outside India।
वो बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, क्योंकि वो बेचती यहाँ पे पेट्रोल है, लेकिन जो कंपनी दूसरी कंट्रीज के अंदर ऑयल जमीन में से निकालती है वैसी कंपनीज के साथ में वो कोलाबरेशन करेगी। फिर फॉरवर्ड का मतलब उल्टा, हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके मार्केटिंग वाले के साथ में, उसको बेचने वाले के साथ में हम कोलाबरेट करें। जैसे इंडियन ऑयल रिफाइनरी मेक्स एन इन्वेस्टमेंट इन द पेट्रोल पंप, ये बनाती पेट्रोल है, लेकिन पेट्रोल पंप तो बेचने के लिए यूज होता है ना, तो वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो गया। और गैसोलीन पंप्स इन द कंट्रीज आउटसाइड इंडिया, इसको फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन बोला जाता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों, 15 मार्क के लिए भी है, 10 मार्क के लिए भी है। Through FDI, the big corporations extend their business activities into foreign countries. The main object of the FDI is to acquire or retain control over the markets and productive resources. किस पे कंट्रोल चाहिए आपको, मार्केट के ऊपर, मार्केट के ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए अपना। और इसका मतलब यहाँ पे पहले तो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंट्रोल लाना चाहती है दूसरे के मार्केट के ऊपर। और मेजर एरियाज जिसमें ये लोग काम करते हैं उसमें कौन कौन आता है, ऑयल, कोल, ओर्स यानी खनिज, जमीन में से जो खनिज निकलता है ना वो, एज वेल एज द सर्विस सेक्टर, जिसमें बैंकिंग है, फाइनेंस है, लीगल सर्विस, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब इसमें आ जाता है। फिर एफडीआई दोनों को एडवांटेजेस, लेकिन कैसे, दोनों कंट्री के लिए फायदा दिलाती है, लेकिन कैसे, तो पहला एडवांटेजेस टू लेंडिंग नेशंस, यानी मतलब फ्रॉम लेंडिंग यानी उधार देने वाले, और बोरोइंग यानी उधार लेने वाले लोग। तो यहाँ पे एफडीआई कहाँ से आता है, कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, जापान, कोरिया, जर्मनी एंड मेनी मोर। तो इसके लिए बेनिफिट्स, एफडीआई एडिशनल सोर्स ऑफ सप्लाई क्रिएट करता है, ऑफ सप्लाई ऑफ रिक्वायर्ड गुड्स व्हेन लेंडर कंट्री इन्वेस्ट इन द एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज ऑफ द बोरोइंग नेशन। मैं अगर दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करता हूँ तो वहां पे लेंडिंग कंट्री कैन गेट रिक्वायर्ड गुड्स फ्रॉम द बोरोइंग नेशन। मैंने वहां पे इन्वेस्ट किया, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है इतने, पर वो कंट्री के पास है, तो वहां से रिसोर्स का फायदा मुझे मिलेगा। पहला परचेसिंग पावर, बोरोइंग नेशन, उसका फायदा अपने को मिलता है, वहां पे लोगों के पास खरीदने की ताकत है, अपनी कंट्री के अंदर इतनी पॉपुलेशन है नहीं, तो वो सीधा फायदा अपने को मिलेगा। व्हेन एफडीआई कम्स इनटू द बोरोइंग नेशन, the purchasing power of the borrowing nation rises. As a result, the lending nation can increase its exports to the borrowing nation. यहाँ पे in some case, if there is tight loan with a condition that the borrowing nation should spend the proceeds only on the export of the lending country, the exports of lending nation automatically rises. टाइट लोन का मतलब क्या, कंडीशन ये है कि अगर जो भी पैसा वहां से आता है, बोरोइंग नेशन उसको कहाँ पे स्पेंड करेगा, सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए। यानी मतलब मैं, समझो कि अमेरिकन सिटीजन इंडिया में इन्वेस्ट करता है, कंडीशन क्या रखता है कि तुम्हारे यहाँ पे हमारे पैसे से जितना भी प्रोड्यूस होगा ना वो सब हमको वापस रिटर्न किया जाएगा। यानी तुम एक्सपोर्ट करोगे सिर्फ हमको, दूसरे किसी को नहीं, तो इससे फायदा हुआ। फिर एफडीआई प्रोवाइड्स एक्सपोर्ट बेनिफिट इन लॉन्ग टर्म। ड्यू टू एफडीआई द प्रोडक्टिविटी एंड इनकम ऑफ द बोरिंग नेशन इंक्रीज, द इम्पोर्ट प्रोपेंसिटी में इंक्रीज, इंपोर्ट करने की ताकत बढ़ती है, क्योंकि तुम वहां पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो उनके पास पैसा बढ़ता है, वो पैसा बढ़ेगा तो उनका परचेसिंग पावर इंक्रीज होगा, तो वो ज्यादा इंपोर्ट कर पाएंगे। अब बोरिंग नेशन को क्या एडवांटेजेस है, देखो उधार लेने वाली कंट्री, नॉर्मली डेवलपिंग कंट्री है ना वो बोरिंग नेशन होती है, और डेवलप्ड कंट्री है ना वो लेंडिंग नेशन होती है। तो एफडीआई हेल्प्स टू ऑफसेट टेम्पररी बीओपी डेफिसिट। तुम्हारी कंट्री में अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर डेफिसिट है, मतलब तुम्हारे खर्चे ज्यादा, एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो वो डेफिसिट करंट अकाउंट में होगी। उस करंट अकाउंट की डेफिसिट को इस कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से अपने क्लियर कर सकते हैं। इनफ्लो ऑफ कैपिटल आता है ना, तो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्रेडिट आइटम की तरह से हम एफडीआई को रिकॉर्ड करेंगे। सच इनफ्लो ऑफ एफडीआई हेल्प्स द बोरोइंग नेशन टू रिमूव द टेम्पररी द डेफिसिट विदाउट एनी फाइनेंशियल बर्डन। यानी जो भी डेफिसिट है वो हम कोई भी बर्डन के बिना, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहा है, वो लोन नहीं दे रहा, तो अगर वो कंट्री अगर इन्वेस्ट कर रही है तो फायदा ही होगा, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट देना नहीं है आपको।
FDI serves as an additional source of capital formation. When country faces the problem of deficiency of capital, यानी तुम्हारी कंट्री में कैपिटल कम है, country depends upon the foreign capital. FDI is ideal source of filling such deficiency. Filling यानी ખાધની પુરવણી કરવી કહેવાય, यानी જે બી અછત છે અછતને પૂરી કરનાર. Deficiency એટલે અછત. When FDI is injected into the country, उस कंट्री को सफिशिएंट कैपिटल मिलेगी विदाउट सेक्रीफाइसिंग द करंट लेवल ऑफ कंजम्पशन. तुम कैपिटल तो मिलती है लेकिन उसके सामने आपको कंजम्पशन छोड़ना नहीं पड़ता है. Moreover, borrowing nation can use the domestic capital and foreign capital together for the speedy economic development of the nation. तो अगर किसी कंट्री का स्पीडी डेवलपमेंट करना हो, फास्ट डेवलपमेंट अगर करना हो, तो इससे हमको यहाँ पे ये भी फायदा हो सकता है कि हम किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट फास्ट कर सकते हैं. और FDI ब्रिंग्स एंटरप्रेन्योरल टैलेंट्स एंड टेक्निकल नो हाउ. सबसे पहली बात, बाहर से कोई भी कंपनी इंडिया में आएगी तो इंडिया के अंदर वो अपना टेक्निकल नॉलेज लेके आएगी, यानी टेक्निकल नो हाउ लेके आएगी और टेक्नोलॉजी लेके आएगी. ये प्री रिक्विजिट ऑफ ग्रोथ है, such as entrepreneurial talents and latest technical know-how. When FDI is allowed, the poor countries get entrepreneurial talent. उनको पास टैलेंट आता है, टेक्निकल नॉलेज, मैनेजरियल एक्सपर्टीज, प्रोफेशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एंड सो ऑन. बेटर मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी उनके पास आती है. FDI serves as source of financing the war. समझो ये, if the country opens its defense sector for FDI, then country can use the FDI to finance the war expenditure. वॉर के जितने भी खर्चे हैं वो पूरे किए जा सकते हैं. कारण क्योंकि बाहर से पैसा आया, वो पैसा हम इंडिया में यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, बाकी सारी चीजों का. तो हमारा खुद का पैसा जो बचा ने, वो बचे हुए पैसे से अपने डिफेंस को एक्सपांड कर सकते हैं. FDI strengthens monetary base and increase in welfare. When a borrowing nation gets a monetary gold from the lending nation, the borrowing nation becomes stronger in terms of monetary base. पिछले फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने देखा था कि जब कोई भी कंट्री, बराबर से समझना, कोई भी कंट्री कुछ भी पैसा अगर लेंड करेगी ना, तो साथ में गोल्ड का फ्लो भी होगा अपने पास गोल्ड की कैपेसिटी बढ़ेगी. जितना गोल्ड ज्यादा है उतनी मॉनेटरी सप्लाई अच्छी, यानी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी यहाँ पे. इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट होती है प्राइस, डिमांड और इनकम, यानी प्राइस भी बढ़ेगी. इन्फ्लेशन के बाद जो डिप्लेशन होता है, डिप्रेशन में से कंट्री बाहर आएगी, डिमांड बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी. अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ FDI, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मच्छर हम गांडे. पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ FDI. FDI creates following positive impacts on the host countries in which FDI injected. जहाँ पे FDI को इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्ट यानी मतलब FDI को हम भेजेंगे, यानी पैसे भेजेंगे, उस कंट्री के अंदर क्या फायदा होता है. होस्ट कंट्री यानी जिसके पास FDI आता है उसको होस्ट कंट्री बोलेंगे. मैनेजमेंट नो हाउ एंड एक्सपर्टीज. व्हेन FDI इज इंजेक्टेड थ्रू MNC और जॉइंट वेंचर सिस्टम और फ्रेंचाइजिंग, तो उसको प्रोफेशनल मैनेजमेंट का फायदा मिलेगा. जब नए नए मैकडोनल्ड के स्टोर खुलते थे ना, तब पता चलता था कि इस तरह से भी बेचा जा सकता है. अभी तुम पहले देखो तो इंडियन रेस्टोरेंट में जाओ, ऐसा बोले कि वहाँ काउंटर पे आके तुमको लेना है, तो पॉपुलैरिटी ना हो ना उसका रेस्टोरेंट की, तो तुम ऐसा बोले यहाँ तो खाना नहीं, अपने वापस चले जाओ. और यहाँ किसी सेल्फ सर्विस के अंदर लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते थे, बराबर ना. ये पूरा कल्चर बदल गया कि हम काउंटर तक पहुंचेंगे नहीं, तुमको यहाँ पे आके ले जाना पड़ेगा. समझे, यानी काउंटर, कैश काउंटर तक आपको जाना है, टेबल तक वो नहीं आएंगे. तो ये पूरा कल्चर यानी मैनेजमेंट का पूरा रुख बदल गया. और साथ में कि पूरे इंडिया में कोई भी जगह पे KFC या तो मैकडोनल्ड के अंदर खाया जाए तो सेम टेस्ट और साथ में उसके अंदर जो मटेरियल यूज किया जाता है वो भी एक जैसा. तो ये सब जितनी भी फ्रेंचाइजिंग है ना, वो सब के अंदर एक बात तो कि अपने फॉरेन इक्विपमेंट, फॉरेन टेक्नीशियन, उन सब की हेल्प मिलती है. वर्क कल्चर अलग हो जाता है और डिफरेंट फील्ड्स के अंदर एक्सपर्ट मिलते हैं. न्यू प्रोडक्ट. MNCs आर प्रोएक्टिव, प्रो जनरेशन एंड प्रो पीपल. वो क्या सोचती है
आप अपने करंट जो भी आपके घर के अंदर टेलीविजन उससे खुश हो, पर उसके अंदर नया इन्वेंशन करके कोई ऐसा टेलीविजन तुम्हारे सामने ला के रखेंगे, तुमको लगा सर अपना वाला बेकार है। कस्टमर को एकदम रियल आई जैसा, आंखों जैसे देखते हैं वैसा एक्सपीरियंस कराना है। और वे एक्सपीरियंस कराने के लिए आज भी कोई ऐसा टेलीविजन मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो इंसान की आंखों का मुकाबला कर सके। तुमको वही चीज दिखा पाए जो रियलिटी में है, वैसी कोई टेलीविजन टेक्निक अवेलेबल नहीं है। और उसके जितने करीब जाते हैं ना ये लोग, उतना कस्टमर को ज्यादा अच्छा लगता है। लोग है ना कई बार ऐसा बोलते हैं कि इतने सारे अलग अलग ब्रांड्स टेलीविजन के आते हैं, एलईडी ब्रांड नहीं टाइप, ब्रांड तो है, एलईडी टीवी आता है, पहले आता था प्लाज्मा, फिर उसके बाद में एलईडी टीवी एलसीडी आया, उसके बाद में एलईडी टीवी आया, उसके बाद में ओ एलईडी टीवी आया, और उसके बाद में क्यू एलईडी टीवी आया। अब इससे भी आगे बढ़ रहे हैं, कैलेंडर चिपका दो दीवार पे, बात खत्म। स्पीकर आउटसोर्स करने का, स्पीकर नहीं होता उसके अंदर, स्पीकर आपको अलग जगह से लगाने। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी आती है ना, पहले अपने घर में टीवी हो ने, तो किसी के घर में 29 इंच का जो बड़ा वाला टीवी आता था, वो अगर 29 इंच का किसी के पास टीवी हो ने, तो अपने क्या लगे कि यार ये तो सीधा मुंह पे आता है, बराबर ने। आज नॉर्मल टेलीविजन की साइज 43 इंच की होगी। ये प्रो कंज्यूमर, प्रो पीपल, क्योंकि आप एलईडी टीवी से देखते हो ना, तो व्यूइंग एंगल तुम्हारे ना बहुत कम हो जाते हैं। मतलब तुम क्रॉस में जाके देखने जाओगे तो नहीं दिखेगा बराबर से। ये सब इसकी खामियां है। तो ये जितने भी अलग अलग टाइप के टेलीविजन आते हैं वो सब कस्टमर को बजट और साथ में कस्टमर की रिक्वायरमेंट दोनों को सूट करके बनाए जाते हैं। इन सब के अंदर सबसे जो आगे कंपनी है ना, वो एलजी टेलीविजन का। 675 इंच का टेलीविजन अभी उसने दुबई के अंदर लॉन्च किया था। उसके बाद भी वो बोल रही है कि नेक्स्ट ईयर हम 85 इंच का लेके आएंगे। 85 यानी समझ रहे हो, ये पूरी दीवार जितना हो गया टेलीविजन। अब इतना बड़ा टेलीविजन, लेकिन सबसे पहले तो दिमाग में क्या ख्याल है कि पूरी दीवार को रोक लेगा। तो उन्होंने इसका भी है ना, इसका भी हल निकाल लिया है। क्या कि जब टीवी चालू करेंगे ना, तो टीवी जैसे पर्दा कैसे उठता है उस तरह से नीचे रोल आउट होता है और पूरी दीवार को भर देगा। और जैसे ही उसको स्विच ऑफ करोगे धीमे धीमे वापस अंदर चला जाएगा। और एक पट्टी खाली दिखेगी जिसके अंदर आपको करंट टेम्परेचर दिखाई दे, टाइम दिखाई दे। यानी अब तो घर में घड़ी भी नहीं चाहिए, समझ ले। और ऐसे टेलीविजन के लिए तुम्हारे घर के अंदर वाईफाई कनेक्शन वो भी हाई स्पीड वाला होना कंपलसरी हो जाता है। तो अब देखो, एक जगह तुमने टेलीविजन की टेक्नोलॉजी चेंज की, अब दूसरी जगह वाईफाई के अंदर तुमको नया चेंज करना पड़े। तो सब जगह पे नई टेक्नोलॉजी आती जाती है, नई प्रोडक्ट तुम्हारे सामने आती है, जो हर बार कस्टमर को पहली प्रोडक्ट से ज्यादा सेटिस्फाई करने का दावा करती है। अब प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, फॉरेन इक्विपमेंट, फॉरेन टेक्नीशियंस, वो हमेशा यहाँ की टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करने में आपको हेल्प करते हैं। जो मशीनरी आती है वो हमेशा इको फ्रेंडली होती है, यानी एनवायरमेंट फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली और कम कॉस्ट वाली होती है। पर यूनिट का कॉस्ट तुम्हारा वो कम हो जाता है। फिर स्किल लेबर फोर्स का फायदा मिलेगा। व्हेन होस्ट कंट्री गेट स्किल लेबर फोर्स, इट fills द वैकेंसी इन ऑर्गेनाइजेशन एंड क्रिएट्स एजुकेटिव इफेक्ट इन अदर एम्प्लॉइज हु वर्क अंडर देम। जो लोग काम करते हैं, उनके अंदर स्किल, जितने भी स्किल तुम्हारे पास ना भी हो नहीं तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उनको यहीं पे रह के काम करना है। तो इसका मतलब यहीं के आदमियों से उनको पाला पड़ेगा, बराबर। तो उनको स्किलफुल बनाना पड़ता है। फिर प्रोपेलिंग इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट थ्रू एफडीआई, द होस्ट कंट्री गेट्स सफिशिएंट कैपिटल, एक्सपर्ट मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योर टैलेंट्स एंड टेक्निकल नो हाउ विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। यानी एफडीआई से होस्ट कंट्री को पहले तो कैपिटल मिलेगी, प्रॉपर मैनेजमेंट मिलेगा, एंटरप्रेन्योर टैलेंट और टेक्निकल नॉलेज, जो किसी भी इंडस्ट्री का फास्टर ग्रोथ करने के लिए जरूरी है। फिर बताया गया डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन यानी बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के इनपुट्स एंड आउटपुट्स आपको मिलते हैं, रो मटेरियल, इंटरमीडिएट, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, अलग अलग तरह के लोग, एंड ऑल दीज आर अवेलेबल थ्रू एफडीआई। है एफडी नहीं है, एफडीआई, बाय द एमएनसीज।
इम्प्रूव सब्सटीट्यूशंस। सब्सटीट्यूशन यानी अभी कंट्री के अंदर, अभी समझो कि इंडिया में जब बाहर की कंपनीज नहीं आई थी तब एम्बेसडर गाड़ी बनती थी, फिर मारुति सुजुकी की कार्स चालू हुई, उसके बाद में अपने देखते कि हमारे सामने कितने ऑप्शन है, तो सब्सटीट्यूशन अवेलेबल है और सर्विस इससे अच्छी बन जाती, बराबर ने। अब आपको अगर सर्विस में कार देनी हो तो आपको वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, कॉल करो वहां पे आके बंदा यहाँ से खुद ले जाएगा, रख भी जाएगा, इसका कोई टेंशन नहीं होता। तो ये कंपटीशन बढ़ने के कारण कस्टमर को फायदा होता है, क्योंकि कंपटीशन में अगर टिकना है नहीं तो अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी। तो लिमिटेड स्कोप होता है सब्सटीट्यूशन का टेक्नोलॉजी, पीपल और प्रोडक्ट में अंडर डेवलप कंट्री में, लेकिन एफडीआई जब आता है तो इससे सब्सटीट्यूशन के चांसेस हमारे लिए बढ़ते हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, व्हेन एफडीआई इज अलाउड इन द सर्विस सेक्टर इन इंडिया, it has provided a wide range of employment opportunities in the banking, finance, insurance, communication, सारे सेक्टर्स के अंदर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है हर सेक्टर के अंदर, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, और बाहर से कंपनी आएगी तो अपनी टेक्नोलॉजी लेके आएगी, अपना टेक्निकल नो हाउ लेके आएगी, लेकिन लोग लेके थोड़ी आएगी। स्टिमुलेशन टू डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी, व्हेन एफडीआई इज इंजेक्टेड, फॉरेन इक्विपमेंट इंडिया में आए, बाहर से अर्थ मूवर्स आए, यानी जिसको अपने जेसीबी मशीन बोलते हैं, जेसीबी इज अ कंपनीज नेम, एक कंपनी का नाम होता है, अपने तो मशीन को जेसीबी बोलते हैं। तो बेचारा वो टाटा वाला है ना, बोल बोल के थक गया कि हमारा मशीन का नाम टाटा हिटाची है, तो भी टाटा के शोरूम में जाके ने जो बोलते हैं ना, अब जेसीबी खरीदने वाले को एकदम एकदम पढ़े लिखे लोग नहीं होते, जो खरीदने वाले क्या कॉन्ट्रैक्टर, तो भेजे कोई अपने मैनेजर को या तो कोई भी आदमी को भेजे, तो वो क्या बोलेगा जेसीबी चाहिए। वो भाई टाटा के शोरूम में जेसीबी कहाँ ढूंढ रहा है तू, समझे कि नहीं, ऐसा उल्टा हो जाता है। आप आज भी देखो, कोई भी मशीन चलता होगा ना, तो मेरे घर के पास जेसीबी खड़ा है, अपने यही बोलते हैं ना कॉमन पार्लेंस के अंदर, क्योंकि पहली कंपनी इंडिया में आने वाली जेसीबी, वो भी इंडियन कंपनी नहीं है, फिर टाटा और हिटाची दोनों का कोलाबोरेशन हुआ और उसने मशीन बनाने चालू की है, और अब उसके मशीन जेसीबी से ज्यादा पॉपुलर है, पर नाम लोगों की जबान पे आज भी कौन सा है, जेसीबी का। तो इसमें नई टेक्नोलॉजी बाहर से आई, उसको कॉपी करके हमने यहाँ पे क्या किया, टाटा ने उससे ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स बनाई। कई लोग बोलते हैं कि, अपने बोलते हैं कि अडानी फर्स्ट रैंक पे था अभी 4-5 महीने पहले तक, बराबर ने। पर मैं आपको बोलता हूँ कि ये ने बिल्कुल भरमावे वाली बात है, क्योंकि ना ये एनपीवी से होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसके कारण वो फर्स्ट रैंक पे दिखता है। बाकी बिजनेस के अंदर देखो ना, डीप रूटेड और दिखने वाले बिजनेस, वो सबके अंदर है, डाटा इससे कई ज्यादा आगे है, और उसकी एनपीवी ज्यादा नहीं है, समझे, उसके बिजनेस की एनपीवी ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो दिखता है ना बिजनेस, उसकी एनपीवी एक लेवल तक बढ़ेगी, लेकिन तुम हवा में जो बिजनेस की बात करते हो ना, खास करके सर्विस सेक्टर के अंदर, उसमें एनपीवी बढ़ती जाती है, उसमें कोई ऊपर आकाश नहीं है ऐसा। ऐसी तो कितनी सारी कंपनीज है जो अडानी के मामले में बाजार में ज्यादा दिखती है, इसकी कंपैरिजन में। अडानी बोलो या रिलायंस बोलो, इससे मामले में आदित्य बिरला एक अनदर एग्जाम्पल है। आदित्य बिरला कितने सेक्टर्स के अंदर है, स्विच भी बनाता है, कपड़े भी बनाता है, और इतनी अच्छी अच्छी कॉमोडिटीज है ना जो मार्केट में आपको दिखती है, लेकिन उसकी एनपीवी इतनी ज्यादा नहीं है, और उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या सालों से इसी बिजनेस के अंदर है। Prior to 1991, intensification of competition. Prior to 1991, the banking and insurance were government monopoly. They became growth negligent and inefficient service providers. And service providers आएगा, provides लिखा है, आर नहीं है, इसके पहले आर होना चाहिए। But with the inflow of FDI in banking and insurance, they have pulled their stocks in terms of customer services. यानी मतलब जैसे ही एफडीआई आया ना बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, तो उन्होंने क्या किया कि कस्टमर सर्विस को और ज्यादा इम्पोर्टेंस देने का शुरू किया, और अपने ना मार्केटिंग देखे ना, एक बार तुमने गलती से रजिस्ट्रेशन करा दिया ना कि मुझे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए, तो पीछे पड़ जाएंगे तुम्हारे। ये इंटेंसिफिकेशन हुआ और कंपटीशन ज्यादा बढ़ी, क्योंकि पता है कि एक अवेलेबल नहीं है, 50 अलग अलग ब्रांड अवेलेबल है। 1-1.5 साल पहले की बात करो, कितने इलेक्ट्रिक स्कूटर अवेलेबल थे, इवन ओला भी मार्केट में नहीं था।
उसके पहले एकदम कोई चालू कंपनी है ना, ऐसा लगे ना वैसी कंपनी जिसका नाम भी ना सुना हो आपने, ऐसी कंपनी के स्कूटर्स अवेलेबल थे। लेकिन आज वो तो अवेलेबल है ही, लेकिन साथ में दूसरे भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है ना। नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होती है। लास्ट पॉइंट, over dependence of host country on foreign technology. When there is an over dependence by the host country on foreign technology, the foreign country may transfer inferior and outdated technology. वो अपने यहाँ पे अच्छी टेक्नोलॉजी रखेंगे, यहाँ पे इंफीरियर टेक्नोलॉजी रखेंगे। अपने यहाँ पे i10 और i20 के बाद रुक गया Hyundai में। i30 लिमिटेड एडिशन भी वहां पे है, कोरिया में, Hyundai कंपनी का ही। तो थ्रेट टू डोमेस्टिक पहले ना वहां पे लॉन्च होती है, फिर वहां सक्सेसफुल होगी तो इंडिया में लॉन्च करेंगे। इंडियन कस्टमर अनप्रिडिक्टेबल है। जो दुनिया भर में गाड़ियां चलती है वो इंडिया में नहीं चलती, और जो कहीं नहीं चलती वो यहाँ चलती है। थ्रेट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री, लीडर कंट्री retains cost difference and competitive nature of the market with itself। हम क्या करेंगे, कॉस्ट में बाहर की कंट्री वाले बहुत कम है, तो इससे क्या होता है, लेंडर ऑलवेज लेंड्स एंड बोरोवर कीप्स बोरोइंग। हमेशा क्या होता है कि हम पैसे देने वाले पैसे दियाज करते हैं, और पैसे उधार लेने वालों को आदत पड़ गई है कि मांगाज करो उनके पास से, तो ये गलत आदत पड़ जाती है इसकी। एंड डिस्टोर्शन इन वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर, बाहर से जब लोग आते हैं ना तो उनका सैलरी और वेज स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है, तो यहाँ पे क्लास कन्फ्लिक्ट होता है। फिर कंपेयर करने लगते हैं यहाँ के लोग उन कंपनी के लोगों के साथ में, अपनी कंपैरिजन करेंगे कि वहां पे पगार ज्यादा मिलता है, यहाँ हमको क्यों नहीं मिलता है। डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन कल्चर वैल्यूज एंड लाइफस्टाइल, डेट्रीमेंटल यानी खत्म हो जाने की इफेक्ट। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, सच प्रोडक्ट्स एडवर्सली अफेक्ट्स द डोमेस्टिक कल्चर वैल्यू एंड लाइफस्टाइल। पॉलिटिकल यानी इससे क्या होता है, तुम्हारे जो वैल्यू है ना, पूरा वैल्यू सिस्टम पूरी चेंज हो गई है। आप देखोगे ना तो कल्चर है ना पूरा चेंज हो गया है। फाफड़ा जलेबी खाने वाली पूरी प्रजा पिज्जा बर्गर की तरफ चली गई है, समझे ना। वो फाफड़ा जलेबी कब खाते हैं, खाली दशहरा के दिन, ऐसी हालत हो गई है अभी। पॉलिटिकल पर्पस एंड डिस्टोर्शंस, द एफडीआई हैज टू बी चैनलाइज्ड थ्रू गवर्नमेंट्स प्रोसीजर। तो इसमें क्या, गवर्नमेंट जब तक मानेगी नहीं ना तब तक इंडिया में घुसना पॉसिबल नहीं है। विच इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल रिलेशंस ऑफ द टू कंट्रीज, देयरफॉर देयर इज पावर पॉलिटिक्स एट इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपने पावर अपना नज़ारा बनाना चाहते हैं। ये सिर्फ कहाँ पे होता है, अंडर डेवलप कंट्रीज के अंदर होता है।